आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो मतलब जो हम सबके पास है, पर शायद हम उसे बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एग्जैक्टली पता है, सोचकर देखिए कि अगर किसी इंसान को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली, सबसे एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर मिल जाए और वो उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खुद को डरावने, तनावपूर्ण और झूठे ईमेल भेजने के लिए कर रहा हो, तो ये सुनकर कितनी अजीब बात लगेगी, है ना? ऐसा लगेगा कि उस तकनीक का इससे बुरा अपमान हो ही नहीं सकता। सही कहा, बहुत ही बेवकूफ़ी भरा लगेगा। हाँ, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो इंसान का दिमाग हर दिन बिल्कुल यही कर रहा है। जिस दिमाग को इवोल्यूशन का सबसे बड़ा चमत्कार होना चाहिए था, एक ऐसा टूल जो जीवन को पूरी तरह से जादुई बना दे, वो दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के लिए एक दुख पैदा करने वाली मशीन बन गया है, जिसे हम मिजरी मैन्युफैक्चरिंग मशीन भी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन इसी आश्चर्य में डालने वाले विरोधाभास को समझना है, इस नकारात्मकता के चक्र को तोड़ना है और ये खोजना है कि कैसे हम उस मन के जादू को असल में महसूस कर सकते हैं। ये विरोधाभास असल में हमारे इवोल्यूशन की ही देन है। मतलब इंसान का दिमाग मूल रूप से हमारी रक्षा करने और हमें जिंदा रखने के लिए विकसित हुआ था, खुशी या शांति देने के लिए नहीं। अच्छा, मतलब उसका डिफॉल्ट काम हमें खुश रखना है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में था तो हर सरसराहट का मतलब मौत हो सकता था। इसलिए हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट या फ्लाइट मोड में रहने के लिए प्रोग्राम हो गया। कोई जानवर हमला ना कर दे। हाँ एग्जैक्टली। समस्या ये है कि आज हमारे सामने जंगल के जानवरों का कोई सीधा भौतिक खतरा नहीं है, फिर भी वो प्रोग्रामिंग उसी तरह चल रही है। हम वास्तविकता में नहीं बल्कि अपने ही मन के भीतर बुनी गई कहानियों और काल्पनिक खतरों से लड़ रहे हैं। बाप रे। और यहीं से ये दुख पैदा करने वाली मशीन अपना काम शुरू करती है। मतलब आज के समय में जब फोन पर कोई अनजाना नंबर चमकता है या ऑफिस में बॉस का कोई छोटा सा रूखा सा ईमेल आता है, तो शरीर वैसी रिएक्ट करता है। हाँ, हमारा शरीर और हमारा दिमाग ऐसे बर्ताव करता है जैसे झाड़ियों में से कोई खूंखार शेर हमारे ऊपर झपटने वाला हो। शारीरिक प्रतिक्रिया बिल्कुल वही होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाना, सीने में जकड़न महसूस होना। 100%। नर्वस सिस्टम को ये फर्क नहीं पता कि सामने शेर है या बॉस का ईमेल। पर आखिर ऐसा क्यों है कि हम इन नकारात्मक विचारों में इतनी जल्दी फंस जाते हैं? मेरा मतलब है, हमारे पास तो इतनी शानदार याददाश्त है, इतनी जबरदस्त कल्पना शक्ति है, हम तो ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा सकते हैं, फिर ये क्षमताएं हमारे ही खिलाफ काम क्यों करने लगती हैं? पता है, असल में ये दोनों क्षमताएं यानी हमारी याददाश्त और हमारी कल्पना ही इस हाईजैक के मुख्य कारण है। कैसे, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, जानवरों के पास सिर्फ जीवित रहने भर की याददाश्त होती है और कल्पना तो नाम मात्र की होती है, लेकिन इंसानों के पास जो याददाश्त है वो सालों पुरानी चोटों को आज भी ताज़ा रख सकती है। हाँ, वो पुरानी बातें जो हम भूलते नहीं। और हमारी कल्पना हमें भविष्य के उन खतरों तक ले जा सकती है जो शायद कभी घटित ही नहीं होने वाले। लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि वो अपने वर्तमान जीवन से दुखी हैं, लेकिन अगर वो ध्यान दे तो पाएंगे कि वो या तो उस अतीत को भुगत रहे हैं जो अब मौजूद नहीं है, या उस भविष्य की चिंताओं को भुगत रहे हैं जो अभी तक आया ही नहीं है। ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। मतलब हम वर्तमान में हैं ही नहीं। बिल्कुल। दिमाग का जो डिफॉल्ट सर्वाइवल मैकेनिज्म है वो हर उस चीज पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देता है जिसे वो खतरा मानता है। इसे मनोविज्ञान में नेगेटिविटी बायस कहते हैं। नेगेटिविटी बायस? हाँ। तो जब तक कोई इंसान इस सुपर कंप्यूटर का कंट्रोल जानबूझकर अपने हाथ में नहीं लेता, तब तक ये मशीन डिफॉल्ट रूप से खतरों को ही खोजेगी। ये बहुत ही खौफनाक है कि इंसान अपनी ही सोच का कैदी बन चुका है। और अगर हम अपने आसपास देखें तो इस बीमार मन के लक्षण रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत साफ दिखाई देते हैं। हर जगह देखते हैं, है ना? लोग एक अजीब से डर में जी रहे हैं, और ये सिर्फ उनके अपने जीवन तक सीमित नहीं है, ये पेरेंटिंग यानी बच्चों की परवरिश में शायद सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है। हाँ, पेरेंटिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजकल ऐसा लगता है कि माता पिता अपने बच्चों पर सफल होने का इतना जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं, या फिर उन्हें एक सुरक्षित बुलबुले में, एक बबल में बंद करके रखना चाहते हैं। ऐसा फलता का ये डर इतना गहरा क्यों हो गया है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है? ये उस दुख की मशीन का सबसे स्पष्ट लक्षण है, असफलता का अकारण डर।
माता पिता अक्सर अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। दुनिया एक बहुत खतरनाक जगह है, इसलिए वो बच्चों को जीवन का असली अनुभव लेने देने के बजाय उन्हें हर चोट से बचाना चाहते हैं। वो उन्हें ये नहीं सिखाते कि गिरकर कैसे उठना है, बल्कि वो ये कोशिश करते हैं कि बच्चा कभी गिरे ही नहीं, जो कि असंभव है। बिल्कुल असंभव है। और इस प्रक्रिया में वो असल में अपने बच्चों के नर्वस सिस्टम को ये सिखा रहे होते हैं कि दुनिया डरावनी है और हर गलती का मतलब सीधे तबाही है। बाप रे, ये तो हम बच्चों के दिमाग को भी उसी सर्वाइवल मोड में डाल रहे हैं। हाँ, और इसका दूसरा बड़ा लक्षण है एंग्जाइटी और निरंतर क्रोध। जब इंसान का मन लगातार कल की चिंताएं और बीते हुए कल के पछतावे प्रोसेस कर रहा होता है, तो उसका नर्वस सिस्टम कभी शांत नहीं हो पाता। वो हमेशा अलर्ट रहता है। इंसान हमेशा एक बचाव की मुद्रा में, एक डिफेंसिव मोड में रहता है। और सोचिए, जब कोई इंसान हर वक्त डरावा महसूस करेगा, तो उसका वो डर अक्सर गुस्से के रूप में ही बाहर फूटता है। सही बात है। और शायद इसीलिए जब ऐसे लोग समाज में एक दूसरे से टकराते हैं, तो हम उन्हें टॉक्सिक या जहरीले लोग कह देते हैं। क्योंकि हर कोई अपने अपने अनसुलझे डरों के साथ घूम रहा है। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, यहाँ मेरा एक सवाल है जो मुझे हमेशा उलझन में डालता है। क्या ये एंग्जाइटी और दूसरों की राय की इतनी परवाह करना, मतलब दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, क्या ये सिर्फ इस हमेशा कनेक्टेड रहने वाली आधुनिक दुनिया और सोशल मीडिया का नतीजा है? क्योंकि ऐसा लगता है कि आज हर कोई ये सोचने में अपनी आधी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है कि दूसरे क्या कर रहे हैं या दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या इंसान हमेशा से ऐसा था? देखिए, आधुनिक दुनिया और सोशल मीडिया ने इस समस्या को बहुत बड़ा जरूर बना दिया है, लेकिन जड़ कुछ और है। हाँ, इसकी जड़ें हमारे इवोल्यूशनरी डीएनए में गहराई से जुड़ी हैं। पुराने समय में जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहता था, तो ये जानना बहुत जरूरी होता था कि कबीले के बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। अच्छा, सर्वाइवल के लिए? बिल्कुल। अगर कोई इंसान कबीले की नजरों में गिर गया या उसे बाहर निकाल दिया गया, तो जंगल में उसकी मौत निश्चित थी। वो अकेला शिकार नहीं कर सकता था। समझ रही हूँ। इसलिए दूसरे क्या सोचेंगे, ये डर हमारे भीतर एक सर्वाइवल टूल की तरह फीड हो गया। सामाजिक अस्वीकृति का डर हमारे दिमाग के लिए शारीरिक मौत का डर जैसा ही है। ओहो, मतलब सोशल रिजेक्शन इक्वल टू डेथ। एग्जैक्टली। लेकिन आज जब किसी के सोशल मीडिया पोस्ट पर लाइक नहीं आते या कोई दोस्त नाराज हो जाता है, तो हमें समाज से बाहर निकाले जाने या भूखे मरने का कोई भौतिक खतरा नहीं होता। हाँ, कोई जंगली जानवर हमें खाने नहीं आ रहा। फिर भी दिमाग का वो प्राचीन अलार्म बजने लगता है। हम दूसरों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं और अपनी सारी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। ये तो बहुत ही थका देने वाला है। अगर हमारा डीएनए और हमारी पूरी इवोल्यूशनरी संरचना हमें हर वक्त डराने के लिए ही प्रोग्राम की गई है, तो क्या इंसान सिर्फ इसका गुलाम बनकर रह गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हम इस सुपर कंप्यूटर को रीप्रोग्राम करने की बात कर रहे हैं, तो क्या इस फाइट या फ्लाइट स्विच को मैन्युअली बंद करने का कोई तरीका है? सिर्फ सकारात्मक सोचने से, यानी पॉजिटिव थिंकिंग से तो ये मशीन बंद नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी नहीं है। तो क्या कोई ऐसी सरल प्रक्रिया है जिससे इस मन के जादू को वापस महसूस किया जा सके? बिल्कुल है। सिर्फ बैठकर सब ठीक हो जाएगा सोचने से काम नहीं चलता, क्योंकि हमारा शरीर तो लगातार खतरे के सिग्नल भेज रहा होता है। शरीर तो कांप रहा होता है। हाँ, तो हमें इसे एक बायोलॉजिकल या जैविक स्तर पर रोकना होगा। इसे विज्ञान की भाषा में नर्वस सिस्टम रेगुलेशन कहते हैं। अच्छा। और इसके कई ट्रिगर्स हैं, जिनमें से एक है ध्वनि या साउंड फ्रीक्वेंसी। उदाहरण के लिए 999 हर्ट्ज या कुछ खास फ्रीक्वेंसी वाले संगीत का इस्तेमाल करना। एक मिनट, थोड़ा रुकते हैं। क्या सिर्फ एक खास तरह का संगीत या फ्रीक्वेंसी सुनने से नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगा? ये सुनने में थोड़ा जादुई या अंधविश्वास जैसा लगता है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये काम कैसे करता है? मैं समझ सकता हूं कि ये जादुई लगता है, पर ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे बहुत ठोस न्यूरोसाइंस है। अच्छा। देखिए, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क बीटा तरंगों या ब्रेन वेव्स में काम कर रहा होता है, जो बहुत तेज और अनिश्चित होती हैं। लेकिन जब कोई विशेष फ्रीक्वेंसी या बाइनॉरल बीट्स को सुनता है, तो मस्तिष्क एक प्रक्रिया से गुजरता है जिसे ब्रेन वेव एंटरटेनमेंट कहा जाता है। ब्रेन वेव एंटरटेनमेंट? हाँ, मस्तिष्क इन बाहरी ध्वनियों की फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठाने लगता है। इससे मस्तिष्क की तरंगें धीमी होकर अल्फा या थीटा स्थिति में आ जाती हैं, जो कि गहरी शांति और ध्यान की स्थिति है। अरे वाह!
तो हम बाहर से दिमाग को शांत कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही ये हमारी वेगस नर्व को उत्तेजित करता है, जो उस फाइट या फ्लाइट मोड को बंद करके शरीर को रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में ले आती है, यानी आराम और पाचन की स्थिति में। ये वाकई दिलचस्प है कि हम अपने शरीर के बायोलॉजिकल स्विच को बाहर से हैक कर सकते हैं। और इसी से जुड़ी एक और अवधारणा अक्सर सुनने को मिलती है, अपनी आभा या ऑरा को साफ करना। ऑरा क्लेंजिंग। हाँ, ईमानदारी से कहूं तो जब भी लोग ऑरा की बात करते हैं तो ये सीधे तौर पर किसी रहस्यमयी दुनिया या जादू टोने जैसा लगता है। क्या इसका भी कोई वैज्ञानिक आधार है? बिल्कुल है। और क्या ये सब हमारे दिमाग की हार्ड ड्राइव को डीफ्रैगमेंट करने और पुरानी जंक फाइल्स को मिटाकर रीबूट करने जैसा ही है? डीफ्रैगमेंट करना आपने बहुत ही सही शब्द इस्तेमाल किया है। और रही बात ऑरा की, तो इसमें कुछ भी रहस्यमयी नहीं है। विज्ञान की भाषा में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हाँ, हर इंसान के शरीर में एक नर्वस सिस्टम है। हृदय और मस्तिष्क में लगातार इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या विद्युत प्रवाह हो रहा है। ईसीजी और ईईजी में हम यही तो नापते हैं। एग्जैक्टली। और भौतिकी का नियम है कि जहां भी विद्युत प्रवाह होगा वहां एक चुंबकीय क्षेत्र या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। यही हमारी आभा है। अच्छा, तो ये कोई जादुई रोशनी नहीं बल्कि हमारा अपना मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, और जब कोई इंसान लगातार एंग्जाइटी या गुस्से में रहता है तो ये फील्ड बहुत ही अस्थिर और बिखरा हुआ हो जाता है। यही वो जंक डेटा है जो सिस्टम को धीमा कर रहा है। समझ गई। तो इसे साफ कैसे करें? इसे साफ करने के लिए उन 4 बुनियादी तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे हमारा शरीर बना है: पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। तो ये काम कैसे करता है? मतलब क्या सिर्फ मिट्टी पर चलने या पानी से नहाने से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ठीक हो जाता है? जी हाँ, और इसका अपना विज्ञान है। सबसे पहले पृथ्वी को लेते हैं। जब हम नंगे पैर मिट्टी या घास पर चलते हैं तो इसे ग्राउंडिंग कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर एक नेगेटिव चार्ज होता है और आधुनिक जीवन शैली के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स या पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाते हैं जो तनाव पैदा करते हैं। नंगे पैर चलने से पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। अरे वाह, मतलब सच में हम प्लग इन हो रहे हैं अर्थ के साथ। बिल्कुल। दूसरा है जल। चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारना या स्नान करना केवल शरीर की गंदगी नहीं उठाता। ठंडा पानी मैमेलियन डाइव रिफ्लेक्स को ट्रिगर करता है। ये क्या होता है? ये एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो तुरंत हृदय गति को धीमा कर देता है और नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है। अच्छा, इसीलिए जब गुस्सा आता है तो लोग कहते हैं कि ठंडे पानी से मुंह धो लो। एग्जैक्टली। तीसरा तत्व है वायु, यानी सांस लेने के तरीके। जब कोई व्यक्ति धीमी और लंबी सांसें छोड़ता है यानी एक्सेल करता है तो ये मस्तिष्क को संकेत भेजता है कि वातावरण सुरक्षित है। और चौथा? चौथा है अग्नि, जैसे सूरज की रोशनी। ये हमारे सर्केडियन रिदम या शरीर की आंतरिक घड़ी को अलाइन करती है, जिससे नींद और मूड नियंत्रित होते हैं। इसका मतलब है कि हम सचमुच अपने शरीर की बायोकेमिस्ट्री को बदल रहे हैं। हाँ, हम उसे मैन्युअली रीसेट कर रहे हैं। तो जब ये पुरानी जंक फाइल्स मिट जाती हैं, जब नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और ये मशीन नकारात्मक विचार पैदा करना बंद कर देती है, तब इंसान बाहरी दुनिया से हमेशा अप्रभावित रहना सीख जाता है। बिल्कुल। रिमेन ऑलवेज अनबॉदर्ड। लेकिन अप्रभावित रहने का मतलब संवेदनहीन या पत्थर दिल होना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि जब ये सारा सर्वाइवल का शोर बंद हो जाता है तो दिमाग में एक बहुत गहरा खालीपन आता है, एक ऐसी जगह जहां एकदम स्पष्टता होती है। और शायद इसी स्पष्टता के बीच इंसान जीवन के असली उद्देश्य को देख पाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। क्योंकि जब इंसान हर वक्त सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोच रहा होता है तो वो किसी बड़े उद्देश्य के बारे में कैसे सोच सकता है? एकदम सही। अप्रभावित रहने का मतलब दुनिया से कटना या संवेदनहीन होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी आंतरिक स्थिरता इतनी मजबूत हो गई है कि कोई बाहरी व्यक्ति या स्थिति आपके मूड का रिमोट कंट्रोल नहीं दबा सकती। बहुत खूबसूरत बात कही। रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथ में। हाँ, और जब वो सर्वाइवल का शोर बंद होता है तब जीवन का उद्देश्य अपने आप उभर कर सामने आता है। लोग अक्सर अपने जीवन के उद्देश्य को किसी नौकरी, रिश्ते या सफलता में बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि वो अंदर है। बिल्कुल, वो हमारे भीतर ही होता है, बस डर और एंग्जाइटी के कोहरे से ढका रहता है। देखिए, कठिन समय तो जीवन में आएंगे ही, ये प्रकृति का नियम है। हाँ, प्रॉब्लम्स तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन एक शांत मन वाला व्यक्ति कठिन समय को एक चुनौती या सीखने के अवसर की तरह देखता है,
जबकि एक बीमार मन वाला व्यक्ति उसे अपने खिलाफ एक साजिश या सजा मानता है। नजरिए का पूरा खेल है। और जब हमारा मन शांत होता है तो हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से हम अपनी मनचाही चीजों का निर्माण कर सकते हैं, जिसे आजकल मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। इस मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ी और बात करनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर इसे लेकर बहुत गलत फहमियां हैं। बहुत ज्यादा। लोग इसे किसी जादुई चिराग की तरह देखते हैं कि बस एक कमरे में बैठकर अपनी मनचाही गाड़ी या सफलता के बारे में सोच लिया और वो सामने प्रकट हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ। लेकिन इस शांत और स्पष्ट मन के नजरिए से देखें तो क्या इसे एक रेडियो की तरह सोचा जा सकता है? कैसे? मतलब ये ऐसा है जैसे कोई इंसान रेडियो पर सफलता और शांति का स्टेशन ट्यून करना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग का जो डायल है वो लगातार डर और एंजाइटी की फ्रीक्वेंसी पर अटका हुआ है। ऐसे में उसे सिर्फ शोर या स्टैटिक ही सुनाई देगा। जब मन शांत होता है तब जाकर डायल सही जगह सेट होता है। वाह, ये रेडियो स्टेशन वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। मैनिफेस्टेशन का मतलब कोई जादू टोना नहीं है, ये पूरी तरह से फोकस और अलाइनमेंट का विज्ञान है। अलाइनमेंट? हाँ, जब इंसान का मन डरा हुआ होता है तो उसकी ऊर्जा आपस में ही टकरा रही होती है। वो एक ही समय पर सफलता चाहता भी है और उस सफलता के छिन जाने के डर से कांप भी रहा होता है। मतलब एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों एक साथ दबा रखे हैं। एग्जैक्टली। गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? लेकिन जब नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड होता है, जब अंदर कोई कोहरा या आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता, तब इंसान की सोच, उसकी भावनाएं, उसकी ऊर्जा और उसके काम सब एक ही दिशा में बहने लगते हैं। जब ये अलाइनमेंट होता है तो इंसान जो भी असल में चाहता है उसके लिए सही फैसले लेता है और बिना किसी अनावश्यक संघर्ष के अपनी मनचाही जिंदगी को हकीकत में बदलने लगता है। यार, ये पूरी चर्चा वाकई में बहुत गहरे नजरिए देने वाली रही है। हमने ये समझा कि कैसे हमारा अपना ही एवोल्यूशनरी डीएनए और हमारी याददाश्त हमें इस दुख पैदा करने वाली मशीन में फंसा देती है। बिल्कुल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लाचार नहीं हैं। हमने देखा कि कैसे प्रकृति के 4 तत्वों का इस्तेमाल करके या 999 हर्ट्ज जैसी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी से हम अपने नर्वस सिस्टम को शांत कर सकते हैं और उस ऑरा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जंक फाइल्स को साफ कर सकते हैं। हाँ, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। और जब वो कोहरा छट जाता है तो न केवल जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है, बल्कि हम बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी जिंदगी को अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। असल में यही उस मन के जादू का अनुभव करना है। बिल्कुल सही कहा। जब मन के भीतर का युद्ध शांत हो जाता है तो बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती हमें अंदर से हिला नहीं सकती। और इसी गहराई पर आज की इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए एक ऐसा सवाल उभर कर आता है जो मुझे लगता है इस पूरी यात्रा का सबसे रहस्यमयी और अंतिम पड़ाव है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको अकेले में सोचना चाहिए। जब इंसान अंततः अपने दिमाग की इस दुख की मशीन को हमेशा के लिए बंद कर देता है, जब वो बिना किसी असफलता के डर के, बिना एंजाइटी के पूरी तरह से वर्तमान में जीना सीख जाता है और जीवन का उद्देश्य समझ लेता है, तो क्या इंसान के भीतर से सबसे बड़ा, सबसे आदिम और अंतिम डर यानी मृत्यु का डर, क्या वो भी पूरी तरह खत्म हो जाता है? क्या एक पूरी तरह से शांत और स्पष्ट मन मौत को भी एक खौफनाक अंत की तरह नहीं, बल्कि जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया और एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या मौत का डर भी उसी दुख पैदा करने वाली मशीन का एक भ्रम है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस मन के जादू की असली गहराई को दर्शाता है। उम्मीद है कि ये विचार एक नई जिज्ञासा को जन्म देगा। अगली डीप डाइव में एक नए विषय के साथ मिलेंगे।